नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम द वीक ऑफ शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देरी किस बात की, आइए सीधा रुख कर लेते हैं इस हफ्ते भर की सारी सियासी हलचलों की ओर। मध्य प्रदेश के धार्मिक नगरों में शराब की बिक्री पर जल्द ही प्रतिबंध लग जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आबकारी विभाग के अधिकारियों को प्रस्तावित नीति में प्रावधान करने को कहा है। इस फैसले पर अमल हुआ तो उज्जैन समेत मध्य प्रदेश के 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी लागू हो जाएगी। लेकिन उधर कांग्रेस सरकार की इस पहल को कागजी करार दे रही है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के धार्मिक नगरों में शराब की बिक्री पर जल्द प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसे लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आबकारी विभाग के अधिकारियों को प्रस्तावित नीति में प्रावधान करने को कहा है। इस फैसले पर अमल हुआ तो उज्जैन समेत एमपी के 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सरकार धार्मिक नगरों में शराबबंदी को लेकर आबकारी नीति में संशोधन करने पर विचार कर रही है। 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में इस पर अमल किया जा सकता है। राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए धार्मिक नगरों की बाहरी सीमाओं में शराब दुकानें खोलने को लेकर आबकारी विभाग के अधिकारी मंथन कर रहे हैं। बजट सत्र का एक तरह से किनारा आया है और ऐसे में हमारी सरकार विचार कर रही है कि हमारे धार्मिक नगरों पर हम अपनी नीति में संशोधन करें और धार्मिक नगरों से शराब की बंदी की तरफ बढ़ें। कई साधु संतों ने, कई लोगों ने सुझाव दिए। हमारी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है कि हम हर हालत में अपने धार्मिक नगरों पर उनकी सीमा के बाहर ये आबकारी दुकानें चालू करें, बंद करवाएं, ताकि धार्मिक वातावरण को लेकर के जो सब लोगों की शिकायत आती है उस दिशा में हम ठोस कदम कर पाएं। हम गंभीर हैं और बहुत जल्दी इस बारे में कोई निर्णय करें। जब हमने नर्मदा के किनारे 1 किलोमीटर तक कोई शराब की दुकानें नहीं होंगी, उस निर्णय का पूर्ण परिपालन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। आज माननीय मुख्यमंत्री के इस निर्णय को मैं अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने बोल्ड होकर के निर्णय लिया कि जो धार्मिक नगरी हैं, उन धार्मिक नगरियों से शराब को प्रतिबंधित किया है। ये सरकार का स्वागत योग्य कदम है और भाजपा जो कहती है वो उसका पूर्ण पालन करती है। उधर कांग्रेस सरकार के इस फैसले को कागजी करार दे रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने धार्मिक नगरों में शराबबंदी को लेकर कहा कि इससे पहले नर्मदा किनारे शराबबंदी का फैसला लिया गया था, लेकिन नर्मदा किनारे एक गांव ऐसा नहीं है जहां अवैध या वैध शराब न बिक रही हो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रोज नए नए शिगुफे छोड़कर लोगों को गुमराह करते हैं। झूठ बोलना, गुमराह करना सरकार की आदत सी बन गई है। कांग्रेस के दूसरे नेता भी मुख्यमंत्री की पहल पर सवाल खड़े कर रहे हैं। महाकाल की नगरी से पवित्र नगरी तो दूसरी नहीं हो सकती, क्यों बंद नहीं हुई अभी तक? केवल हेडलाइन बनाना, गुमराह करना, झूठ बोलना और लोगों को मूर्ख बनाना, कर्ज लेना, क्राइम करवाना, करप्शन करना, कमीशन लेना, इनका पर्याय है। मुख्यमंत्री और भाजपा शराब ट्रक के ट्रक बेच रहे हैं, गुजरात ले जा रहे हैं और यहाँ पे कोई छोटे मोटे गरीब लोग हैं आपके देवी देवताओं को धार नाकते हैं। आदिवासी देवी देवताओं को एक बोतल लाएंगे, धार नाकेंगे, उसको पकड़ेंगे, पर वो ट्रक के ट्रक माल जो दारू निकाल रहे हैं फैक्ट्री से सीधे गुजरात, महाराष्ट्र, उनको नहीं पकड़ेंगे। ये छोटे लोगों को परेशान करने का तरीका बीजेपी निकाला है। सरकार उनकी है, जहां वो करना चाहे करें, लेकिन धार्मिक स्थानों के साथ साथ और भी कई ऐसे स्थान हैं जहां पर की नशाबंदी नहीं, नशाबंदी होना चाहिए। लेकिन ये सरकार को तय करना है कि उनको लोगों को शराबी बनाना है या उससे धन कमाना है, टैक्स कमाना है। तीर्थ स्थलों में शराबबंदी का प्रस्ताव नया नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में प्रदेश के 17 शहरों को पवित्र नगर घोषित किया जा चुका है। इसी लिहाज से यहाँ कई प्रतिबंध भी सरकार ने लगाने का फैसला किया था, लेकिन अमल नहीं हो पाया है। देखना ये है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ये पहल कितनी कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक बार फिर निवेश के लिए विदेश के दौरे पर जाने वाले हैं। 24 और 25 फरवरी को भोपाल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निवेशकों को लुभाने जापान और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर जाएंगे। विपक्ष का कहना है कि प्रदेश में पहले से स्थापित उद्योग ही बंद होने की कगार पर है और मुख्यमंत्री
विदेश की तफरी कर दिन में सपने दिखा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक बार फिर निवेश के लिए विदेश के दौरे पर जाने वाले हैं। 24 और 25 फरवरी को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निवेशकों को लुभाने जापान और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करेंगे। मुख्यमंत्री सीनियर अधिकारियों के साथ 28 जनवरी को जापान के लिए रवाना होंगे। वे 4 दिनों तक जापान में रहकर ऑटोमोबाइल, फार्मा, टेक्सटाइल, प्रोसेस्ड फूड आदि कई सेक्टर से जुड़े उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं के बारे में बताएंगे। इसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे। विदेश रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री निवेशकों से चर्चा करने पुणे और नई दिल्ली भी जाने वाले हैं। पुणे में इंफोसिस, TCS, IBM और विप्रो जैसे बड़े IT कंपनियों के अलावा टाटा मोटर्स, भारत फूड्स जैसी बड़ी कंपनियां काम कर रही है। इनके सामने मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को लेकर प्रेजेंटेशन रखा जाएगा। मुख्यमंत्री उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। इससे पहले 16 जनवरी को शहडोल में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने जा रही है। इसमें खनिज संसाधनों से भरपूर निवेश की संभावनाएं हैं। यहाँ सोहागपुर में कोल फील्ड और सिंगरौली में ऊर्जा का हब है। इसके अलावा ये धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। यहाँ अमरकंटक, नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम स्थल है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटन की बड़ी संभावनाएं मौजूद हैं। मुख्यमंत्री शहडोल की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की तैयारियों में भी जुटे हैं। सरकार के गठन के साथ सभी संभाग केंद्रों पर हमने लगातार इन्वेस्टर समिट करते हुए राज्य में औद्योगिकरण को एक नई गति देने का प्रयास किया। MSME, हैवी इंडस्ट्री, लघु कुटीर उद्योग, कृषि क्षेत्र, IT का क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में यहाँ की क्षमताओं का, युवा प्रतिभा का अपना खुद का व्यवसाय करने के लिए या अपनी क्षमता के बलबूते पर किसी के साथ जुड़ करके वो अपना स्वयं इस वर्तमान के दौर में अपना व्यवसाय से जुड़े, इसलिए औद्योगिकरण को हमने गति दी है। 16 जनवरी को शहडोल संभाग की हमारी 60वीं इन्वेस्टर समिट होगी। विंध्य के क्षेत्र में एक नई पहचान देगी और मध्य प्रदेश सब बहुत तेज गति से बढ़ने वाला औद्योगिक क्षेत्र में एक राज्य हो गया है। लगभग 4 लाख करोड़ के अभी तक के निवेश हमको अपनी 6 इन्वेस्टर समिट से मिले हैं, जिसमें 3 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर मिले हैं। आपको बता दें कि इससे पहले नर्मदापुरम, रीवा, सागर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन में रीजनल समिट हो चुकी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री देश के प्रमुख महानगरों में उद्योगपतियों से राउंड टेबल मीटिंग कर चुके हैं। निवेश के लिए उन्होंने जर्मनी और UK की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर काफी उत्साह दिखाया था। अब तक हुए 6 इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, इंटरैक्टिव सेशन और यूरोप के दौरे से 4 लाख करोड़ के निवेश, 3 लाख लोगों को रोजगार का दावा सरकार कर रही है। अब सरकार को जापान और ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा निवेश मिलने की उम्मीद है। तो वहीं विपक्ष अब तक हुए निवेशक सम्मेलनों पर ही सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि प्रदेश में पहले से स्थापित उद्योग ही बंद होने के कगार पर हैं और मुख्यमंत्री विदेश की तफरी कर दिन में सपने दिखा रहे हैं। विपक्ष भाजपा सरकार में अब तक हुए निवेशक सम्मेलनों पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग कर रहा है। भाजपा की इस सरकार को ये बताना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी जर्मनी गए थे, UK गए थे, वहाँ से कौन कौन सी कंपनियां आई हैं यहाँ इन्वेस्टमेंट लेके, ये चीज सामने आना चाहिए। नर्मदापुरम का जो रीजनल एनक्लेव हुआ है उसमें तो हरदा की कंपनी वालों से कहा कि तुम अपना एक्सटेंशन कर लो, विस्तार कर लो, तो उसी को इन्वेस्टमेंट मान लेंगे। घूमने की दृष्टि से अगर आप जा रहे हैं खूब घूमिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट समिट के नाम पर अगर जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट आते दिखना चाहिए। मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है क्या इन्वेस्टमेंट? आज मंडीदीप में आधी फैक्ट्रियां बंद है, गोविंदपुरा में आधी फैक्ट्रियां बंद है, पीतमपुर में फैक्ट्रियां बंद हो रही है, मालनपुर खत्म हो चुका है। इनको जिंदा करने के लिए क्या योजना है सरकार? केवल नारे सुन के क्या विदेश से लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करने आते हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है कि डॉक्टर मोहन यादव सरकार कई मोर्चों पर पिछली सरकारों से हटकर काम कर रही है। क्षेत्रीय स्तर पर निवेशक सम्मेलन और प्रदेश में नए औद्योगिक क्षेत्रों की खोज इन्हीं में से एक है। मध्य प्रदेश कृषि क्षेत्र में अग्रणी स्थान पर बना हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव PM मोदी के विकसित भारत के संकल्प में मध्य प्रदेश को भागीदार बनाकर विकास के मामले में देश का अग्रणी राज्य बनाने की कोशिश में जुटे हैं। प्रदेश के कोने कोने में उद्योगों का जाल बिछाने की कोशिश उनकी इसी रणनीति का हिस्सा है। देखना ये है कि वो अपने संकल्प में कितना कामयाब होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। तो बुधवार को RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद फिर से सियासी घमासान मच गया, लेकिन इस पर
राहुल गांधी भी घिरते हुए नजर आए। उन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि को प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाई, क्योंकि इसी दिन सच्ची आजादी हमें मिली है। इसे भागवत का मंदिर मस्जिद वाले बयान पर यू टर्न की तरह भी देखा जा रहा है। तो वहीं इस पर राहुल गांधी ने निशाना साधा है। देखिए रिपोर्ट। प्रतिष्ठा द्वादशी, पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ। अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना। अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। Mohan Bhagwat has the audacity. In fact, what he has said is treason. Because it is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid. And he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत के एक बयान पर सियासी घमासान मच गया है। इंदौर में संघ के एक कार्यक्रम में भागवत ने कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाई जानी चाहिए, क्योंकि अनेक सदियों से दुश्मन का आक्रमण झेलने वाले देश की सच्ची स्वतंत्रता इस दिन प्रतिष्ठित हुई थी। प्रतिष्ठा द्वादशी, पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ। पहले हम कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी। अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना, क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी। मोहन भागवत ने पिछले दिनों देश के अलग अलग हिस्सों में मंदिर मस्जिद विवाद उठने को लेकर चिंता व्यक्त की थी। संघ प्रमुख के मस्जिदों में शिवलिंग खोजने से जुड़े विवाद को लेकर जमकर आलोचना हुई थी। माना जा रहा है कि उन्होंने ये बयान देकर पिछले बयान से यू टर्न ले लिया, लेकिन कांग्रेस इस बयान पर उबल पड़ी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे देशद्रोह करार दिया है। उन्होंने कहा कि भागवत जैसा बयान कोई किसी और देश में देता तो गिरफ्तार हो जाता। कांग्रेस के कई और नेताओं ने भागवत के बयान की निंदा की। It is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried, and shouting and screaming. That is the crux of it. देश की आजादी दिलाने में कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा, शहादत का, बलिदान का, त्याग का, तपस्या का। उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। इसने कुछ खोया नहीं। जिसने शहादत नहीं, जिसने अपने परिवार को नहीं छोड़ा, जो जेलों में नहीं गए, वो इस देश की आजादी को समझ नहीं सकते। इसलिए उनको आजादी के अलग अलग दिन दिखाई देते हैं। इस देश को आजादी भारत के लोगों ने दिलाई थी, तो 15 अगस्त को कौन भूल सकता है? और जो बोल रहा है वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। लेकिन हर बार की तरह इस मामले में भी राहुल गांधी अपने ही बयान पर घिर गए। मोहन भागवत को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम अब बीजेपी, आरएसएस और इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। देश के खिलाफ खुली लड़ाई का ऐलान है। The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. राहुल का ये बयान सामने आते ही भाजपा ने भी पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस का घिनौना सच अब उनके नेता ने उजागर कर दिया है। राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा है, जो देश जानता है कि वे भारत से लड़ रहे हैं। राहुल और उनके पारिस्थितिकी तंत्र के अर्बन नक्सलियों के साथ घनिष्ठ संबंध है। ये लोग भारत को अपमानित और बदनाम करना चाहते हैं। I can very responsibly say, India, Bharat deserves a more responsible, a more faithful leader of opposition. And truly, it is our misfortune that we have a part-time and irresponsible, immature leader of opposition in Rahul Gandhi, who also happens to be guided by forces like George Soros, forces that are inimical to the integrity of our country. That Rahul Gandhi's words, actions and his belief itself hurts the sovereignty and the integrity of our country. देश की राजनीति में आमने सामने तो बीजेपी और कांग्रेस है, लेकिन शुरू से ही कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी से अधिक संघ रहा है। वे संघ पर विभाजनकारी राजनीति करने के आरोप लगाते रहे हैं। वहीं भाजपा और संघ परिवार के लोग राहुल गांधी पर भारत विरोधी विदेशी ताकतों के साथ मिले होने का आरोप लगाते आए। अब मोहन भागवत के 2024 में सच्ची आजादी मिलने और राहुल गांधी के इंडियन स्टेट से लड़ाई के बयान पर शुरू हुई सियासत कहां तक पहुंचती है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
मध्य प्रदेश को औद्योगिकीकरण की दिशा में आगे बढ़ा रही डॉक्टर मोहन यादव सरकार को फिर से बड़ी कामयाबी मिली। शहडोल के रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 32,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव आए। यहां विभिन्न सेक्टर्स के उद्योगों की स्थापना में निवेशकों ने रुचि दिखाई। इसके साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में भी बड़ी तादाद में निवेश प्रस्ताव आए हैं। लेकिन कांग्रेस सरकार के इन दावों पर भी सवाल उठा रही है। कांग्रेस 2 दशक में हुए निवेश के करारों और उनके क्रियान्वयन पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग उठा रही है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश को औद्योगिकीकरण की दिशा में आगे बढ़ा रही डॉक्टर मोहन यादव सरकार को फिर बड़ी कामयाबी मिली है। शहडोल की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 32,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव आए। यहाँ विभिन्न सेक्टर्स में उद्योगों की स्थापना में निवेशकों ने रुचि दिखाई। इसके साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में भी बड़ी तादाद में निवेश प्रस्ताव आए। पूर्वांचल में निवेश का महाकुंभ, 5,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए। 3,000 से अधिक MSME प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। ऊर्जा, खनिज, कृषि, उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटक के क्षेत्र में निवेश करार। टोरेंट पावर, रिलायंस, शारदा एनर्जी, JMS माइनिंग, बजरंग पावर जैसी कंपनियों ने दिखाई रुचि। टोरेंट पावर लिमिटेड ऊर्जा के क्षेत्र में करेगी 1800 करोड़ का निवेश, 7,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। बजरंग पावर और इस्पात खनन क्षेत्र में करेगा 3300 करोड़ का निवेश, 1500 लोगों को मिलेगा रोजगार। सेलेक्ट बिल्डर्स नवकरणीय ऊर्जा में 2500 करोड़ का निवेश करेगा, 1500 लोगों को रोजगार मिलेगा। शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स खनन क्षेत्र में 2500 करोड़ का निवेश करेगा, 3500 लोगों को रोजगार देगा। औरोकॉल प्राइवेट लिमिटेड खनन क्षेत्र में 1500 करोड़ का निवेश करेगा, 1100 लोगों को रोजगार मिलेगा। JMS माइनिंग खनन क्षेत्र में 350 करोड़ का निवेश करेगा, 525 लोगों को रोजगार मिलेगा। SM प्रीमल सीमेंट, एथेनॉल और राइस मिलिंग में 300 करोड़ का निवेश करेगा और 3000 लोगों को रोजगार देगा। प्रकाश इंडस्ट्रीज खनन क्षेत्र में 250 करोड़ का निवेश, 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। DDTC एक्जिम लिमिटेड टेक्सटाइल क्षेत्र में 1200 करोड़ का निवेश, 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। YNA इंडस्ट्रीज नवकरणीय ऊर्जा में 200 करोड़ का निवेश, 1500 लोगों को रोजगार मिलेगा। RK ग्रुप ऊर्जा में 110 करोड़ का निवेश, 350 लोगों को रोजगार। महावीर कोल रिसोर्सेज लिमिटेड खनन क्षेत्र में 100 करोड़ का निवेश और 100 लोगों को रोजगार। रमनीक पावर ऊर्जा के क्षेत्र में 500 करोड़ का निवेश और 1200 लोगों को रोजगार। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद इन निवेश प्रस्तावों की जानकारी दी। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार की कोशिश है कि प्रदेश के कोने कोने में उद्योग धंधे खुले। सरकार इसके लिए हर संभव कोशिश करने जा रही है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव शहडोल में 102 इकाइयों को आज 401 एकड़ भूमि आवंटित की है। 3,561 करोड़ से अधिक का निवेश और खास करके 9,561 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार, सब मिलाकर के अगर मैं यहाँ के आज के इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ तो लगभग 32,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का हमारा आज का यहाँ ये बिजनेस हुआ है। आज जब हमने भूमि पूजन लोकार्पण पूरे प्रदेश के स्तर पे अलग अलग स्थानों पर भी भूमि पूजन लोकार्पण किया है। 30 से ज्यादा इकाइयों का भूमि पूजन लोकार्पण और उसमें 18 इकाइयां तो अकेले शहडोल के लिए थी। संक्षेप में बात करूंगा तो 32,520 करोड़ का निवेश हमको इस अपने संभाग के लिए मिला है, इसमें 30,925 लोगों को रोजगार मिलेगा। कुल मिलाकर के हमारी जो भावना और कामना थी, माँ रेवा के आशीर्वाद से हमारी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव बहुत सफल रही। सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को लेकर भी हमने जो सोचा था वो सब यहाँ हुआ है। उधर कांग्रेस सरकार के इन दावों पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस 2 दशक में हुए निवेश के करारों और उनके क्रियान्वयन पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग उठा रही है। ये मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के जमाने से लेकर अभी तक करीब 32 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ चुका है। पैसा जा कहाँ रहा है? ये निवेश है कहाँ? ये निवेश दिखाई क्यों नहीं पड़ता? जादुई एक वो जो नायक था, दिखाई नहीं पड़ता था, उस टाइप का निवेश ये लाते कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश को ये झूठी बातें कब तक दी जाएंगी? कहाँ है अंबानी जी की यूनिवर्सिटी? कहाँ है वो 4-5 करोड़ रुपया प्रति मिनट इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग? ये सारे सपने तो जनता प्रदेश की देख चुकी है भारतीय जनता पार्टी के मुंह से। ये सब सपने अधूरे हैं। 24 और 25 फरवरी को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है।
इसकी तैयारियों में जुटे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निवेशकों को लुभाने जापान और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर जा रहे हैं। सरकार शहडोल से पहले नर्मदापुरम, रीवा, सागर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कर चुकी है। मुख्यमंत्री देश के प्रमुख महानगरों में उद्योगपतियों से राउंड टेबल मीटिंग कर चुके हैं। निवेश के लिए उन्होंने जर्मनी और यूके की यात्रा की थी। अब तक हुए 6 इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, इंटरैक्टिव सेशन और यूरोप के दौरे से 4 लाख करोड़ के निवेश, 3 लाख लोगों को रोजगार का दावा सरकार कर रही है। देखना यह है कि इनमें से कितने करार धरातल पर उतरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। 26 जनवरी को संविधान की 75वीं वर्षगांठ है और इस मौके पर मध्य प्रदेश में दलित वोटों के नाम सियासी दंगल भी होने जा रहा है। 27 जनवरी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत देश भर से बड़े कांग्रेसी नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली पर महू पहुंच रहे हैं। यहां कांग्रेस की जय बापू, जय भीम, जय संविधान यात्रा का समापन और संविधान बचाओ यात्रा का आगाज भी होने वाला है। इसके पलटवार में बीजेपी 11 से 26 जनवरी तक संविधान गौरव दिवस भी मनाने जा रही है और इसको लेकर जमकर सियासत भी देखी जा रही है। देखिए रिपोर्ट। 26 जनवरी को संविधान की 75वीं वर्षगांठ है और इस मौके पर मध्य प्रदेश में दलित वोटों के नाम सियासी दंगल होने जा रहा है। 27 जनवरी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत देश भर से बड़े कांग्रेसी नेता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू पहुंच रहे हैं। यहाँ कांग्रेस की जय बापू, जय भीम, जय संविधान यात्रा का समापन और संविधान बचाओ यात्रा का आगाज होगा। इसके पलटवार में बीजेपी 11 से 26 जनवरी तक संविधान गौरव दिवस मनाने जा रही है, जिसके तहत गांव-गांव और शहर-शहर कार्यक्रम होंगे। भाजपा के 7 वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश के 7 संभागों में संविधान गौरव दिवस के कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा समेत 7 बड़े नेताओं की सभाएं प्रदेश में होंगी। अमित शाह भोपाल, JP नड्डा जबलपुर, नितिन गडकरी, विनोद तावड़े रीवा में रैली करेंगे। इसके अलावा CM डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर में रहेंगे। केंद्र से 2 और नेता सागर और उज्जैन संभाग में बड़ी सभाएं करेंगे। दोनों पार्टियां इन कार्यक्रमों के जरिए अपने अपने को संविधान रक्षक और दलित हितैषी बताने की कोशिश करेंगी। दरअसल ये संग्राम संसद के शीत सत्र में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के एक बयान के बाद शुरू हुआ है। अभी एक फैशन हो गया है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। हालांकि अमित शाह के भाषण का 11 सेकंड का अंश है। अपने पूरे भाषण में अमित शाह ये बता रहे थे कि आज अम्बेडकर रटने वाली कांग्रेस ने जिंदा रहते अम्बेडकर का किस कदर अपमान किया था। लेकिन सियासत में कहाँ कोई मौका चूकता है। कांग्रेस अमित शाह के 11 सेकंड के बयान को अम्बेडकर का अपमान बताने में पूरी ताकत लगाने जा रही है, तो भाजपा पलटवार में कोई कोर कसर बकाया नहीं रखने वाली। दोनों ने वार पलटवार का एजेंडा तय कर लिया है। आजादी के पहले अम्बेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की। कांग्रेस ने अम्बेडकर के दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग का विरोध किया। महात्मा गांधी ने अम्बेडकर की मांग के खिलाफ आमरण अनशन किया। कांग्रेस ने अम्बेडकर को संविधान सभा से भी दूर रखने का प्रयास किया। शुरुआत में संविधान सभा में भेजे गए 296 सदस्यों में अम्बेडकर को जगह नहीं मिल पाई। बाद में दलित नेता जोगेंद्र नाथ मंडल और मुस्लिम लीग की मदद से अम्बेडकर संविधान सभा में पहुंचे। अम्बेडकर को 2 लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। दोनों बार अम्बेडकर को कांग्रेस के प्रत्याशी ने ही चुनाव हराया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अम्बेडकर के खिलाफ चुनाव प्रचार किया। अम्बेडकर को हराने वाले सदोबा राजोलकर को कांग्रेस ने पद्म विभूषण दिया। एडबिना माउंटबेटन को लिखे पत्र में नेहरू ने अम्बेडकर के हारने पर खुशी जताई। अपनी हार को राजनीतिक मुद्दा बनाने के बाद राज्यसभा के रास्ते संसद पहुंचे अम्बेडकर। नेहरू की अंतरिम सरकार में मंत्री बने, लेकिन प्रताड़ना के चलते इस्तीफा देना पड़ा। अम्बेडकर को संसद में अपने इस्तीफे की वजह बताने तक की इजाजत नहीं मिली। वहीं कांग्रेस भी अम्बेडकरवादी बन रही भाजपा पर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि अम्बेडकर के समय भले ही भाजपा नहीं रही हो, उन्होंने हमेशा उनकी विचारधारा का विरोध किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के विरोधी थे अम्बेडकर। हिंदू समाज का कोई अस्तित्व नहीं मानते थे अम्बेडकर। अम्बेडकर ने हिंदू राज को बताया था आपदा। अम्बेडकर ने जलाई थी मनुस्मृति की प्रतियां। RSS के मुखपत्र ने संविधान को कहा था अभारतीय। संघ ने अम्बेडकर के लाए हिंदू कोड बिल का किया था विरोध। संघ ने 1949 में दिल्ली में 80 से अधिक जगहों पर अम्बेडकर के पुतले जलाए।
राहुल गांधी जी खाली लाल पुस्तक लेकर ढकोसला करते हैं। बाबा साहब को चुनाव में हराने का काम नेहरू जी ने किया। भारत रत्न खुद तो लेते रहे, पर बाबा साहब को अगर भारत रत्न प्राप्त हुआ तो वो भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त सरकार में हुआ। अगर पंचतीर्थ बने तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मनाए। जिस तरीके से जीतू पटवारी जी ने पांव के नीचे संविधान की प्रति रखने का काम किया है, बाबा साहब की फोटो को रखने का काम किया, ये स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी के मन में बाबा साहब को लेकर कितनी नफरत है। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान दिवस लाया, भारतीय जनता पार्टी संविधान यात्रा निकाल रही है, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार संविधान को बचाने के लिए, देश को बढ़ाने के लिए कार्य किया है। घबराया अगर कोई है तो वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है कि 7 जगह पर बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे ये लोग, नेता आएंगे, अमित शाह जी आएंगे, नड्डा जी आएंगे, मोहन यादव जी जाएंगे। तो अरे भैया ऐसे काम करते ही क्यों? उन्होंने ना बाबा अम्बेडकर का अपमान किया होता, ना इस तरह की यात्रा निकल रही हो। अब आप उसमें लीपापोती करने के लिए जा रहे हो तो आपको पहले जाने के पहले संविधान की रचयिता के बाबा अम्बेडकर साहब के मामले में पहले माफी मांगिए, इसके बाद रैली करिए। आप तो सिर्फ ये लोगों के साथ अन्याय करो, एससी के साथ अन्याय करो, ओबीसी के साथ अन्याय करो, बाद में हीरो बन जाओ। तो ये भारतीय जनता पार्टी के दोहरा शब्द जो है जनता समझ चुकी है। कुल मिलाकर लड़ाई बाबा साहब और संविधान की रक्षा के नाम पर 16% से अधिक दलित वोट साधने की है। ये कभी कांग्रेस का परंपरागत वोटर्स रहा, लेकिन बाद में बसपा और फिर हितैषी मूलक योजनाओं के चलते बीजेपी के खेमे में चला गया। अमित शाह के बयान के बहाने कांग्रेस इसे फिर से अपने खेमे में लाने की कोशिश में लगी है, तो भाजपा कांग्रेस को अम्बेडकर विरोधी बताकर बचाने की कोशिश में है। देखना यह है कि इस कोशिश में कौन कितना कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम द वीक ऑफ शो में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।